हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में से ली गई एक छोटी सी कहानी है, जिसमें कवि ने अपने आप को भी प्रस्तुत किया है। कहानी का शीर्षक है बोर्डम। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे देवीपुर आए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी न होगा कि बोर्डम की चर्चा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते। मुझे अपनी बहुज्ञता के प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन भी मिला। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पें उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने ये जवाब दिया, अभी आप लोग क्या देखते हैं, आप देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अधीन देखने पड़ेंगे। लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्म अभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। न हुआ बोर्डम, नहीं आपका गला न छोड़ता। आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बात किया करे तो रात ही की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर ये बोर्डम है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बोर्डम है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की एक मिल सीवान में है। 2 कारखाने छपरे में है। 3-3, 4-400 के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घूमा फिरता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहाँ निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहाँ लिखा, मेरा इस्तीफ़ा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है। वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं। उसकी तो जरा भी चिंता नहीं। जो सामने आम का बाग है, उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी, घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी हुई है, और कुछ खाता ही नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस यही मोटा कुर्ता गाड़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बोर्डम है जी। ये बातें सुनकर मुझे भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बोर्डम आ रहा है। मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हष्ट-पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाड़े का ढीला पाजामा पहने चला आ रहा था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊँगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई, तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी। मुझे ये बोर्डम का लक़ब मिला है। मैंने संकुचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज़ करते थे और मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बोर्डम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के लोग 10-5 गांवों में मुझे लोग
उर्फ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बोर्डम है। मैं बोला, आखिर लोग आपको बोर्डम क्यों कहते हैं? खलील, उनकी खुशी और क्या कहूँ। मैं ज़िंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं है कि पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मशरूफ़ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान, मंदी तेज़ी के सिवाय और कोई ज़िक्र नहीं होता। गोया खुदा के बंदे न हुए, दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, पर पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वज़न करते हैं। दोपहर का खाना शाम को, शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। कहीं को नमाज़ पढ़ने की फुर्सत, किसी को भी नमाज़ पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगज़न क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बोर्डम हूँ। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील बोला, ऐसा भूल कर भी न कहिएगा, वरना एक ही जगह दो बोर्डम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवाय न दीन से गर्ज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मांगता हूँ, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड को मदद करना भी फ़र्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रज़ाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा हो, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि जाति के फ़ायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बोर्डम का लक़ब दिया गया है। मैं बोला, आप तो वह कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को ज़रूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हज़ारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गज़ी का गाड़ा तक पहनने को मयस्सर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुकबे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयाँ और मुढ़ों पर सीजनकारी की गई हो। मैंने कहा, आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका साथ त्याग करने के काबिल नहीं। खलील साहब, मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए ये भेष बनाकर घूमता हूँ। मेरा जी भी लज्जत और शौक़ से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं, वालिद ने मुझे शिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे बेरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मज़दूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद को बेउसूल हैं, पर मज़दूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की भी देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मज़दूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफ़े की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम है। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सब के होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया। घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बोर्डम होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। मैंने कहा, आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता। बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से निपटाता,
पिटवाता तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजा है। खलील बोला, फिर तो एक और दो हो गए। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज़ आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से तो मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक़ हो गया था। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई थी। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात न पूछता था। उनको खाने पहनने की भी न मिलता था। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोंपड़े में पड़े रहते। जनाब, मुझसे यह न देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियाँ बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बोडम कहलाता हूँ। मैंने कहा, जो लोग आपको बोडम कहते हैं वे खुद बोडम हैं। खलील, जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की मुमानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ ख़ास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हरचंद बावेला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका फंकारा प्रायश्चित मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फ़कीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ, और वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में है। पर मज़ा ये है कि जिन्हें मैंने गायें दी है वे भी मुझे बोडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा, आप जैसे बोडम काश मुल्क में और ज़्यादा होते। खलील, लीजिए, आपने भी अपना बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है। मैं इसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हज़ारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बग्या की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का ये हाल है कि एक आम को खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाए, टपकने लगे, तब जिसका भी जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा। ये भी मेरे बोडमपन में दाखिल है। ये बातें हो रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो इन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, यह बड़ा बेईमान है, इसके बाँट कम है। अभी इसके यहाँ से शेर भर घी ले गया हूँ, घर पर तोलता हूँ तो आध पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तोला था। पूछो, अगर तूने पूरा तोला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहाँ डाक खाने के मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तोलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई। लड़का घर लेकर आया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की आज जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब, ये खली है, 6 सेर के भाव से दी थी और घर पर तोला तो 2 सेर हुई है। लाया कि लौटा दूं, पर यह तो लेता नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बाट रत्ती भर भी कम निकले तो 1000 रुपये दंड दे दूंगा। मौलवी साहब ने कहा,
तो कमबख्त टांगी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया, पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इस तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते हैं। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बोडम सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक कटोरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरी और पीछे 7-8 बरस का एक लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, ये कटोरा आप ही का है? काजी साहब। मौलवी चौंक कर, हाँ है। तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बोडम, इसलिए कि कटोरे में वही आध पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तोला है। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी ज़हूर अहमद की है। मौलवी, तुम अपना बोडमपन यहाँ न दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होंगे तो अपने घर में होंगे। तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? बोडम, वही जो आपने बनिए को थाने में ले जाने का है। अब ये घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिटपिटाकर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज़ रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फ़ैसला थाने में होगा। मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज़ रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके। बनिया को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने हीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल, मैं भी चलता हूँ। तेरे घर से ये शेर भर खली लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा कर भेजा था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिलाकर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुटमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमदा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली और उस पर बनिए से कहते हो कि कम तोला है। बनिया, भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट किए बिना न मानूंगा। अहीर, साहू जी अब की माफ़ कर दो, नहीं तो कहीं न का नहीं रहूँगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहीं न जनाब आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की तरफ लीजिएगा, राह लेंगे? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया है क्या? तुम्हारी भपकियों में आऊँगा। खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर, बताऊंगा। मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फाँक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं। बनिए के सिर हो लिए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में ये शरारत की है। खलील, तो ऐसे कमज़ोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले गए हैं? आप गंवारों को
मनी ऑर्डर के रुपए दे देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में भेजते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं, उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते? मुंशी जी ने बोर्डम के मुंह लगना मुनासिब न समझा और लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बोर्डम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला इनाम मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थरथर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ ये भी बोडमपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बोडम लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बोडम देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता, वह बोडम है, निर्बुद्धि है। तो ये थी हिंदी के महान कथाकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कथा। अगर आपको अच्छी लगी हैं, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी कथा के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।